हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगेन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनदर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्चुअली अनदर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विच इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो इधर उधर की बातें किए बिना जल्दी से थ्योरी को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगेन वही बात, थ्योरी को दिया किसने था? तो इस थ्योरी को दिया किसने था, डेवलप किसने किया था? दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय रेमंड वर्मन 1960s। इन 1960s यानी कि 1960s में रेमंड वर्मन ने इस थ्योरी को डेवलप किया था। ठीक है, तो अब ये थ्योरी है क्या? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, as the name suggests, तो this theory talks about a product that goes through different stages. Mainly एक प्रोडक्ट है तो उसकी एक लाइफ साइकिल है। देखो, जैसे एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है ना। सबसे पहले बेबी होता है, इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, बड़ा होता है, देन आफ्टर अ सर्टेन एज वो चला जाता है। तो एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है, शुरू होती है और एंड होती है। उसी तरीके से एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है कि एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है, इनोवेटिव एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है, कैसे वो ग्रो करता है मार्केट के अंदर और कैसे वो मार्केट से चला जाता है। इस तरीके से एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे रन करती है, तो उसी के बारे में जो एक थ्योरी है वो बात करती है। वही मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा भी है कि दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट अ प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट है, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो कैसे वो स्टेजेस से निकल ही जाता है, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो देखो मेनली जो थ्योरी है वो अपने जितने भी वर्ड्स है, अपनी थ्योरी है, विचार है, उसको मेन 3 कैटेगरीज में रखता है और अल्टीमेटली 4 स्टेजेस में डिफाइन किया गया प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को। तो पहले एक बार 3 मेन कैटेगरीज देख लेते हैं कि वो 3 मेन कैटेगरीज क्या है। देखो, सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। हाँ, उससे पहले एक और चीज की थ्योरी की एक अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि जो नया प्रोडक्ट होगा वो एक डेवलप्ड कंट्री ही इनोवेट करती है। ठीक है, दिस इज अजम्पशन कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा तो वो जो डेवलप किया जाएगा प्रोडक्ट, वो एक डेवलप कंट्री ही उसको करेगी। द रीजन इज क्योंकि वहां पे डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट है यूजुअली वो एक डेवलप कंट्री ही उसको लेके आती है मार्केट के अंदर। तो अब नया प्रोडक्ट एक मार्केट के अंदर आया है, फिलहाल लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, जैसे एक बेबी आता है, ठीक है, लोगों को पता नहीं है ना, आ गया। तो पहला काम क्या है उसका, अभी वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाएगा। कैसे चला जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे? अभी तो डोमेस्टिक लोगों को ही नहीं पता उसके बारे में। तो पहला स्टेप तो यही होगा ना कि नियर बाय अपनी कंट्री को कवर अप करो। तो नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, कैसे वो लोगों को अवेयर कराया जाएगा, उसके लिए कैसे उसकी डिमांड को इंक्रीज किया जाएगा। तो पहले नया प्रोडक्ट आया, फिर आया मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि अब प्रोडक्ट ने निकल के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया। जब उसने इंटरनेशनल यानी कि डेवलप्ड नेशन में डिमांड को एस्टेब्लिश कर लिया है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो डेवलप्ड नेशन में भी अपने जो प्लांट्स हैं उनको लगाना शुरू करेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगाना शुरू करेगा। क्यों? ताकि उसकी कॉस्ट कम आए। ठीक है, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, यू कुड से कि इट्स अ सैचुरेशन पॉइंट, कि प्रोडक्ट ने अपना पीक एक क्रॉस कर लिया है, वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, अब उस प्रोडक्ट ने गिरना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज आप कह सकते हो आ जाती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अब प्रोडक्ट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, अब उसकी डिमांड नीचे जाना शुरू हो गई, प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया, फाइनली वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो अभी इन्हीं 3 जो मेन कैटेगरीज हैं उसको हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 4 स्टेजेस। जो ये मैंने आज कोशिश की, सुंदर सा डायग्राम को लाइन में मैंने सीधी बनाई। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम एक बार वो 4 स्टेजेस को समझते हैं कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की। प्रोडक्शन आ नहीं रहा था, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज की। तो सबसे पहले देखो हमारी स्टेज है ये रही, इंट्रोडक्शन स्टेज। अब प्रोडक्ट है, एक डेवलप नेशन है, उसने प्रोडक्ट को इनोवेट किया, उसने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो लोग तो नहीं जानते ना, मैंने अभी आपको कहा था कि नया बेबी है, तो लोगों को नहीं पता ना अभी उसके बारे में क्या है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो नो वन नोज अबाउट द बेबी, नो वन नोज अबाउट द प्रोडक्ट, तो किसी को नहीं पता प्रोडक्ट क्या है। तो इसीलिए भी मार्केट जो है वो स्मॉल है। मार्केट स्मॉल क्यों है? क्योंकि अभी लोग जानते नहीं है ज्यादा उसके बारे में। मार्केट स्मॉल है तो क्या होगा, सेल्स कम होगा, क्योंकि लोग खरीदने वाले कम है। सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, है ना। लिंक करो, मार्केट छोटा है तो खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं है, सेल ज्यादा होगा जब तो रेवेन्यू ज्यादा होगा, तो सेल कम है तो प्रॉफिट भी कम है। तो अभी भाई हमारे प्रोड्यूसर साहब को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या करेगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में कि वो प्रोडक्ट को पॉपुलर करने की कोशिश करेगा, ताकि जब प्रोडक्ट पॉपुलर होगा तो लोगों तक पहुंचेगा, लोग तब डिमांड इंक्रीज करेंगे। तो इस स्टेज में उसको क्या करना है, उसको मेहनत करनी है, उसको पैसे दिलाना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को। पैसे खिलाने का मतलब है उसको कमीशन देना है, यानी कि एडवर्टीजमेंट्स करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बोला मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो,
ताकि जो है उसकी जो सेल है वो इंक्रीज हो। तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को, ताकि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो उसकी। तो इंट्रोडक्शन लेवल में अभी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है। रीजन अगेन वही, क्योंकि अभी जब डोमेस्टिकली डिमांड इंक्रीज होगी, जब हम एक बार डोमेस्टिक लेवल पे एस्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल लेवल की तरफ ही तो जाएंगे। तो अभी देखो सेल क्या है, अयो आई एम सॉरी, ये देखो ये तुम्हारी सेल यहाँ है, तो सेल है अभी वो बिगिनिंग लेवल पे है, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ लोगों को अवेयर करा रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट। तो जब यहाँ पे हम लोग अच्छा काम करेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी कि नया प्रोडक्ट हमने मार्केट में उतारा और लोगों को अवेयर किया अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रोथ स्टेज पे। देखो ग्रोथ आपको दिख ही रही है, ग्रो करो, तरक्की करो, उन्नति करो, बढ़ो। तो अगेन ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ देखो आपको ग्राफ से भी दिख रहा होगा कि स्पीड से जो है वो सेल इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो सेल जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है। अच्छे खासे तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जो सेल है वो किस तरीके से आपकी ग्रो कर रही है यहाँ पे। रीजन कि देखो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे आपका इंटरनेशनल आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमने डेवलप्ड नेशन में डिमांड बढ़ी, क्योंकि हम लोकल से निकले, हमने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। अब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने के बाद हमने वहां पे डिमांड को इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया, सॉरी कैसे इंक्रीज किया हमने वहां पे लोगों को बताया हमारे प्रोडक्ट के बारे में, डिमांड बढ़ी वहां पे जाके। अब जब इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड इंक्रीज होगी, तो अभी तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिलहाल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट करने के बाद में हमने क्या किया, डेवलप्ड नेशन में ही अपनी जो लोकली ब्रांचेस हैं उसको खोला। क्यों? देखो उससे क्या होगा, उससे कॉस्ट कम होगा। एक्सपोर्ट करने से बेटर अगर हम वहीं पे अपना प्लांट जो है वो लगा लें, तो एक्सपोर्ट जो कॉस्ट है उसका वो कम आएगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट उसका कम आएगा, यानी कि अब लेबर कॉस्ट, उसकी ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी। तो उससे क्या होगा, उससे उनकी जब ओवरऑल कॉस्ट कम होगी तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मार्जिन इंक्रीज होगा, ठीक है। और साथ में हमने हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी उसकी डिमांड जो है वो बहुत अच्छी चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, लोगों को पता चला हमें प्रोडक्ट के बारे में, वो खरीद रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। अच्छा खासा हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्रो कर रहा है। ये ग्रोइंग स्टेज है कि प्रोडक्ट अभी लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोग जो है वो डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो एक होता है ना चाव आता है, नया प्रोडक्ट है उसको खरीदना है, तो लोग अभी इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अब एक और चीज देखिए, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इतना ग्रो करता है तो कंपटीशन भी आता है। भाई कॉम्पिटिटर देखेगा और यार इसका प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, मुझे भी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका एक और चीज आती है, वो आती है कंपटीशन, यानी कि आपका जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाता है ग्रोइंग स्टेज पे। भाई सीधी बात है, लोग जलते हैं तरक्की को देख के, जब लोग जलते तरक्की को देख के तो कुछ तो करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये कंपटीशन देगा उसको, ठीक है, कि तू तरक्की कर रहा मैं भी करूंगा। तो ग्रोइंग स्टेज है, लेकिन हाँ जो सेल है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही होती है, जो सेल है वो अच्छा खासा आपकी स्पीड पकड़ रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो कंपटीशन है वो यहाँ पे आता है। तो दो तीन चीज हमने ग्रोथ स्टेज में देखी। पहली क्या, जो सेल है वो आपकी बहुत इंक्रीज कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोडक्शन में नहीं थे, या हमने इंटरनेशनल लेवल पे कदम रखा, हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद में जब डिमांड हमने वहां पे एस्टैब्लिश की हमारी, कि जब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी डिमांड अच्छी होने लगी है, तो हमने क्या किया, हमने अपने प्लांट्स को लगाना शुरू किया। हमने लोकली डेवलप्ड कंट्रीज में अपने प्लांट्स लगाए वहां पे, ताकि जो हमारी डिमांड है वो तो हमने एस्टैब्लिश की, बट साथ में हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम आए। कॉस्ट कम आने से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो बल्ले बल्ले। अब लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन भी आएगा हमारा। क्यों, जब डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती है तो जो राइवलरीज है, जो राइवलरीज सॉरी अगर कुछ गलत है तो वो भी तो बढ़ेंगे ना, हमारे को देखेंगे यार ये बढ़ रहा तो मैं भी बढ़ूँ आगे, तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। बट जो सेल है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। उसके बाद में हमारी आती है थर्ड स्टेज, दैट इज मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी पहुंच चुके हैं। देखो इसको आप कह सकते हो सम काइंड ऑफ सैचुरेशन पॉइंट। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इधर लिखूँ, यहाँ देखो सम काइंड ऑफ सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन का मतलब आपको पता ना, यानी कि उससे ज्यादा कुछ जा नहीं सकता आपका। सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका, उससे ज्यादा पहुंच नहीं रहा। देखो जो सेल है वो इंक्रीज तो है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से और कांस्टेंट रेट से। देखो डिमिनिशिंग, सेल इंक्रीज तो यहाँ देखो सेल का ग्राफ क्या था आपके पास में, किस तरीके से इंक्रीज हो रही थी। यहाँ सेल इंक्रीज तो है बट डिमिनिशिंग रेट से, और उसके बाद में देन वो कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि जो सेल है वो आपकी अब स्पीड नहीं पकड़ रही है, तो वो एक लेवल पर रुक गई है, यानी कि एक कांस्टेंट रेट से बस चल रही है आपके पास। और जो कंपटीशन है आपका वो भी पीक पे है। जो ये वाला स्टेज है, इस स्टेज पे जो आपका इस स्टेज पे जो आपका कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा है, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अब जो कस्टमर्स हैं उनके पास दो ऑप्शन है, या तो इसका मतलब प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट ले ले या कंपटीशन वाले का ले ले। अब
अगर प्रोड्यूसर को अपने आप को बरकरार रखना है, उसको अपनी सेल को कायम रखना है, ऐसा नहीं है ना छोड़ दे भाई, छोड़ देगा तो दबा गोल, कुछ नहीं हो सकता, फिर तो गया प्रोडक्ट, कंपटीशन वाला ले जाएगा। तो अगर उसको अपनी सेल को बरकरार रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। कैसे? प्राइस कम करो, है ना, पढ़ते हैं ना बफे कंपटीशन में, कंपटीशन आ गया तो प्राइस कम करो, प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। कॉमन सेंस है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे कम होगा, क्योंकि भाई जब प्राइस कम करेगा तो प्रॉफिट को भी उसका कम इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। उसको लोगों को बताना पड़ेगा अपने ब्रांड के बारे में, उसको बताना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे वाले से अलग कैसे है, भाई मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा जो इस कंपटीशन वाले से तुम्हें मेरा प्रोडक्ट लेना चाहिए। अब उसके लिए मैं अपनी पैकेजिंग चेंज करूँ, चाहे उसमें नए फीचर्स ऐड करूँ, चाहे मैं वारंटी पीरियड उसका चेंज करूँ, बट लोगों को बेसिकली लालच देना पड़ेगा कि कैसे तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदो, इसका मत खरीदो, ये अच्छा नहीं देता, इसका मत खरीदो, इसकी पैकेजिंग खराब है, देखो इसका वारंटी पीरियड कम है हमारे पास। हम मार्केट में जाते हैं ना, देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स होते हैं हमारे पास, तो बताना पड़ेगा मेरे ब्रांड और इसके में क्या फर्क है, क्यों मेरा वाला ज्यादा बेटर है, इसका वाला बेटर नहीं है। सेलर्स यही तो करते हैं जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं, उसमें तो ये कमी है, मेरा वाला खरीदो, इसमें ये कहते हैं ना क्वालिटीज है आपके पास में। तो बताना पड़ेगा कस्टमर्स को कि नहीं मेरा वाला प्रोडक्ट खरीदो, इसका मत खरीदो, खराब देता, अच्छा नहीं देता ये। तो सेल को बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट जो है वो कम होगा। बट हाँ, हम यहाँ पे बोल सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, मुझे सेल को कायम तो एटलीस्ट रखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी सेल को बरकरार रखने के लिए। बट हाँ, जो सेल है वो स्पीड नहीं पकड़ रही, उसने कहाँ पकड़ी थी, ग्रोथ वाले स्टेज में। सेल एक सैचुरेशन पॉइंट से चल रहे, कांस्टेंट रेट्स आपके पास चल रहे, एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है अब आपका। अब देखो, बिकॉज नंबर ऑफ कस्टमर्स के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो सेल तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट्स चल रही है। लास्ट हमारे पास में आ जाता है डिक्लाइन। डिक्लाइन तो हमें समझ ही रहा है, लुढ़क गया, अब नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, ये हो गया, यानी कि अब हो चुका है प्रोडक्ट पुराना। पुराना मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सीडीज और कैसेट्स आते थे ना पहले, अभी कहाँ चलते हैं वो, तो एक ट्रेंड, लोग नई चीजों की तरफ जाते हैं। जब मार्केट टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो जो लोग हैं वो नई चीजों की तरफ जाते हैं, अगर उसका बेटर वर्जन आएगा तो लोग उसकी तरफ जाएंगे। ये नहीं कि तुम सीडीज को रंग बिरंगा करके बेचने लग जाओ तो वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं। नए प्रोडक्ट की तरफ जो लोग हैं वो जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो पुराना हो चुका है, जब प्रोडक्ट पुराना हो चुका है तो अब कोई उसकी तरफ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट की सेल है वो फाइनली गिरनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब उसको कोई नहीं लेना चाहता है। अब ना ही तो प्रमोशन कुछ करने वाला है, ना ही मार्केटिंग करने वाले, प्रोड्यूसर लगा हुआ है उसको प्रमोट करने में, उसकी मार्केटिंग करने में जबरदस्त तरीके से, बट अब कुछ नहीं हो सकता। और फाइनल बात ये है कि अगर जो कॉस्ट है वो डिमांड से ज्यादा चली जाती है, फिर तो इसका बेटर ऑप्शन ये है कि उस प्रोडक्ट को टाटा बाय बाय कर ही दिया जाए, कि अब डिमांड कुछ आ नहीं रही, कॉस्ट भी वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो इस बेटर कि अब वो प्रोडक्ट जो है उसको बाहर कर ही दिया जाए, ठीक है। तो वो क्या डिक्लाइनिंग स्टेज। अब इस स्टेज पे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उसके पास दो ही ऑप्शन है, वो क्या क्या कर सकता है। देखो, पहला ऑप्शन ये है तो प्रोडक्ट मार्केट से विड्रॉ कर ले, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दे कि वो प्रोडक्ट जिंदा ही नहीं है, बच ही नहीं रहा कहीं पे। या फिर दूसरा ऑप्शन एक यही है कि या तो वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको शिफ्ट कर दे किसके, दूसरे नेशंस के पास में, यू कैन से कि एवरेज इनकम वालों के पास में। क्योंकि अब हम बात क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट कहाँ से शुरू हो रहा था, इनोवेट कहाँ से हो रहा था, सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ कौन कर रहा था, डेवलप्ड नेशन ही कर रहा था। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा था आपके पास में कि जो मार्केट है वो बढ़ तो रही थी, डेवलप पे गई, डेवलपिंग पे, सॉरी आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, कि जो यहाँ पे जो डिमांड चली वो डेवलप पे गई, फिर उसके बाद में हाँ डेफिनेटली जो डिमांड है वो डेवलपिंग नेशन तक भी जाती है, लेकिन हाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है जो उसकी वो सारी की सारी कहाँ से डेवलप के पास चल रही है। तो यहाँ पे क्या चीज होती है कि जो आप या तो प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉ कर लो, या फिर उसकी जो डिमांड, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एवरेज इनकम वाले नेशंस को शिफ्ट कर दो। बस यही दो ऑप्शंस हैं। और खुद क्या करो, खुद अब लग जाओ किसी नए प्रोडक्ट को इनोवेट करने में, ठीक है। अब वो प्लानिंग प्लॉटिंग, आपको पता है बिजनेस जो मार्केटिंग या बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बनाया वो छुट्टी और वो रुक गए, वो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं उस चीज के ऊपर, नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वही उनका काम है कि सबसे पहले अब देखो क्या हुआ, प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट आने के बाद हमने लोगों को बताया है देखो मेरा एक प्रोडक्ट आया, मार्केट खरीदो इसको, इसके अंदर ये क्वालिटीज है, ये सब कुछ है। तो डोमेस्टिकली मैंने ये काम करा, यही काम फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी करा, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड हुई तो मैंने अपने प्लांट्स लगाए वहां पे, भाई लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चला तो लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, जम के खरीदा, बहुत सारा खरीदा, तो ग्रोथ हुआ मेरे प्रोडक्ट का। ग्रोथ होने से क्या हुआ, कॉम्पिटिटर्स भी जाग गए, उनकी आंखें खुली, उन्होंने भी अब कॉम्पिटिशन देना शुरू करा मुझे। फिर क्या हुआ मेरा, भाई अब
सब लोगों ने प्रोडक्ट खरीद लिया, अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इससे ज्यादा तो अब सेल नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है आपके पास में, और फाइनली एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद प्रोडक्ट ने गिरना शुरू कर दिया है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, कोई उसको नहीं खरीदा है, तो दिस इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ऐसे ही एक नया प्रोडक्ट डिक्लाइन हुआ, ये वाला प्रोडक्ट है वो बार निकल गया यहाँ से, अब एक नया प्रोडक्ट आया, वहां पे कहाँ पे अगेन इंट्रोडक्शन स्टेज में नया प्रोडक्ट आया, सेम वो साइकिल को फॉलो करेगा, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। हाँ, हियर इज पॉइंट टू बी नोटेड, आई मीन एक पॉइंट है ध्यान देने के लिए कि जरूरी नहीं A to Z 100% जो प्रोडक्ट है वो पूरी की पूरी जो साइकिल है उससे निकलते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, सर्टेन केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो आया और वो नहीं चला, पॉसिबिलिटी है ना इस चीज के लिए कि प्रोडक्ट आया, जरूर नहीं है ना कि वो ग्रोइंग स्टेज में इसी लेवल तक जाएगा, इसी तरीके से वो पूरी की पूरी, ऐसा भी हो सकता है ना वो मार्केट में आया, लॉन्च हो और वो नहीं चला, ठीक है, बट मेनली जो एक प्रोडक्ट अगर हम बोलेंगे उसकी पूरी लाइफ चलती कैसे है, जैसे ह्यूमन लाइफ होती है वो कैसे चलती है, वो बिगिनिंग टू एंड पूरी की पूरी चलती है ना, हाँ इसमें आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो ना ह्यूमन लाइफ को कि आया जरूरी थोड़ी है वो लास्ट तक जाते जाता है, एक बीच में भी, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे और गुड नाइट, टेक केयर।